सो इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, हिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो एरा है 1988 टिल 1990, ये बेनजीर का फर्स्ट एरा है, यानी पहली बार जो उन्होंने हुकूमत करी। आई बात समझ में? फर्स्ट टाइम जो उन्होंने गवर्नमेंट करी दैट इज फ्रॉम 1988 टिल 1990। बेनजीर भुट्टो साहिबा किसकी बेटी थी? ये जुल्फिकार अली भुट्टो। पता है ना कौन जुल्फिकार अली भुट्टो? जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, वो जो नारे लगते रहते हैं, ये वो वाले भुट्टो साहब की बात हो रही है। अच्छा, भुट्टो साहब को फांसी किसने दी? जियाउल हक ने। जियाउल हक के जमाने में उसने क्या किया था कि पीपल्स पार्टी को एक तरीके से जियाउल हक ने अपने मार्शल लॉ के दौर में बैन कर दिया था, और जो ये बेनजीर और इनके भाई वगैरह थे, ये सब भाई मेडिकल ग्राउंड पे और डिफरेंट डिफरेंट वजूहात की बिना पर मुल्क से बाहर चले गए थे। बात समझ में आ गई? क्योंकि जाहिर है उस वक्त मार्शल लॉ पूरा चल रहा था, तो वो एक चीज ऐसी हो गई थी कि भाई डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई थी, डिक्टेटरशिप का जमाना था बेसिकली। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा? आम आदमी जब गवर्नमेंट करे, ठीक है ना। और डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? जब यूनिफॉर्म वाला हुकूमत करे, यानी कि आर्मी वाले जब हुकूमत करें, वो डिक्टेटरशिप कहलाती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। पॉइंट बेसिकली आपका क्या है वो जरा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, जब हम पॉइंट के डिस्कशन के ऊपर आते हैं ना, तो पॉइंट की डिस्कशन किस तरीके से होती है कि बेनजीर भुट्टो जो है वो अपने फादर की, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है, जो जून 21 1953 को कराची के अंदर ही पैदा हुई थी। ठीक है जी, पैदा हुई थी। उस वक्त इनको नहीं पता था, ये आम बच्चों की तरह रोती थी, आम बच्चे की तरह हंसती थी, सारे मसले इनके यही थे। इनको नहीं पता था आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं, अब्बा लटकने वाले हैं, इनको ऐसा कुछ भी नहीं पता था। खैर, ड्यूरिंग द एरा ऑफ मार्शल लॉ, यानी कि मार्शल लॉ के जमाने में जियाउल हक साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया था, उस वक्त उन्होंने क्या किया? मेडिकल ग्राउंड के ऊपर यानी तबीयत की खराबी की वजह से इनको बाहर जाने की इजाजत दे दी। ठीक है, वो बाहर ही रही, वहीं पर उन्होंने पढ़ा, वहीं पे अपनी तालीम मुकम्मल करी, पढ़ाई कंप्लीट करी, सब कुछ बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। जब वो पाकिस्तान वापस आई, उस वक्त था 1986। अभी जियाउल हक मरा नहीं था, जियाउल हक का प्लेन जो है वो क्रैश नहीं हुआ था। ठीक है जी, 1986 में वो वापस आई, 10 लाख लोग उनको वेलकम करने गए। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, जब ये वापस आई थी ना पाकिस्तान, उस वक्त लोग ये बोल बोल के नहीं जा रहे थे कि बेनजीर भुट्टो आई है, लोग ये बोल बोल के जा रहे थे कि भाई जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी आई है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का एक हुजूम था, एक हद थी लोगों की, मतलब इतने सारे लोग इनको जो है वो रिसीव करने के लिए गए हुए थे। ठीक है जी, दिसंबर 18 1987 को इनकी शादी आसिफ अली जरदारी साहब से हुई। ठीक है, बस पता नहीं इन्होंने उस दिन कौन सी काली बिल्ली ने इनका रास्ता काटा था, लेकिन अब जो भी था वो इनका नसीब। ठीक है, लेकिन खैर दिसंबर 18 1987 को उनकी शादी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी मेन बात पे, जो कि हमसे सवालात होते हैं कि भाई उनकी गवर्नमेंट के बारे में बताइए, उनकी गवर्नमेंट का क्या तरीकेकार है यहाँ पे। कि आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल जियाउल हक इन एन एयर क्रैश, एक एयर क्रैश के अंदर उनकी डेथ हुई थी 1988 में भावलपुर में। ठीक है, तो उसी के बाद जाहिर सी बात है कि जब प्रेसिडेंट मर गए तो अब उसके बाद इलेक्शन होना था, इलेक्शन होकर नया कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होकर आना था। ठीक है, तो गुलाम इसहाक खान साहब जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे थे। गुलाम इसहाक खान जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो रोल है वो निभा रहे थे। ठीक है, अच्छा, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल जो वो निभा रहे थे, उस रोल को निभाने के वजह से उनको इलेक्शन भी कंटेस्ट करवाना, मतलब इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाना पड़ा। उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराया और गुलाम इसहाक खान साहब ने बेनजीर को क्लियरली सपोर्ट किया था। गुलाम इसहाक खान ने बेनजीर को सपोर्ट किया था। दोबारा बोलता हूं, गुलाम इसहाक खान ने किसको सपोर्ट किया था? बेनजीर को सपोर्ट किया था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पीपीपी ने ये इलेक्शन जीत लिया। ये इलेक्शन हुआ कब था भाई? मैं उसकी डेट आपको लिख देता हूं अलग से, ये देखिए 1988 को ये इलेक्शन हुआ था। ये इलेक्शन 1987-88 को ये इलेक्शन हुआ था, जो कि बेनजीर भुट्टो जो है वो जीत गई। बेनजीर भुट्टो जब ये इलेक्शन जीत गई, तो इस इलेक्शन को जीतने के बाद, इस इलेक्शन को जीत लेने के बाद जो मामलात तय हुए वो क्या तय हुए कि भाई ये पाकिस्तान की या किसी भी इस्लामिक कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। ये एक बहुत बड़ा एजाज है वैसे, ठीक है ना, यानी कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री के अंदर ये पहली वाहिद वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी जो बनी। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही ज्यादा, आप समझिए कि ये एक फखर वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो अगला इशू था वो क्या आया था? अगला इशू के देखें, जो पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है इनकी गवर्नमेंट के, क्योंकि देखें हमसे ज्यादातर ना यही चीज डिस्कस करने को कही जाती है। ठीक है, क्या डिस्कस करने को कही जाती है? कि इनके पॉजिटिव पॉइंट्स और इनके नेगेटिव पॉइंट। आइए सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया वो बहुत कम है।
पॉजिटिव पॉइंट क्या था, ये अपने अपने दिमाग में याद कर लेना है, याद करके दिमाग के अंदर बैठा लेना है। मैं बार बार इसको दोहराऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, जब देखो तब याद कर लो, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट, बेनजीर भुट्टो ने बैन हटा दिया था स्टूडेंट और ट्रेड यूनियन पे से। बेनजीर भुट्टो ने स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियन पे से बैन हटा दिया था, जो कि ज़ियाउल हक साहब के जमाने में लग गया था। बेनजीर भुट्टो ने स्टूडेंट एंड ट्रेड यूनियन के ऊपर से शी लिफ्टेड अप द बैन फ्रॉम स्टूडेंट एंड ट्रेड यूनियन, ठीक है। दैट बैन, ये जो बैन था ये लगा था ड्यूरिंग द मार्शल लॉ ऑफ ज़ियाउल हक, ठीक है, तो इन्होंने ये बैन हटा लिया था। नंबर सेकंड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सार्क की 4th समिट जो है वो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट करी थी, ठीक है। पीपी की गवर्नमेंट थी जाहिर है उस टाइम पे, तो पाकिस्तान के अंदर होस्ट हुई थी ये समिट कॉन्फ्रेंस जो थी सार्क की, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ये 7-8 कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, जिनका जो है वो एक तरीके से मर्जर है, एक तरीके से आप ये समझ लें, ठीक है। अच्छा, उसमें एक खास बात भी हो गई थी कि पाकिस्तान और इंडिया ने 3 पीस एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज किए थे। कितने पीस एग्रीमेंट फाइनलाइज किए थे? 3 पीस एग्रीमेंट। तो बेटा 3 पॉजिटिव बातें हो गई, ठीक है, 3 पॉजिटिव बातें। आप एक इसके अंदर पॉजिटिव बात और डाल दो कि भाई शी वाज वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो आप वैसे ही डाल सकते हो, जाहिर है वुमेन थी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही थी। तो भाई 3 कौन कौन से पॉइंट हो गए? नंबर 1, बीबी लिफ्टेड अप द बैन फ्रॉम स्टूडेंट एंड ट्रेड यूनियन। नंबर 2 ये था कि पीपीपी गवर्नमेंट होस्टेड द सार्क 4th समिट कॉन्फ्रेंस। नंबर 3 ये था कि पाकिस्तान एंड इंडिया फाइनलाइज 3 पीस एग्रीमेंट्स, 3 पीस एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज किए गए। अच्छा जी, आइए नीचे चलते हैं। नीचे बताया हुआ है भाई इनके नेगेटिव पॉइंट, भैया गिनते जाओ। पॉजिटिव पॉइंट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत ही कम है, यानी गिन के खत्म। कौन से 3 पॉजिटिव पॉइंट है? दोबारा से बता रहा हूं, बैन हटा दिया था स्टूडेंट और ट्रेड यूनियन से, सार्क की 4th समिट कॉन्फ्रेंस करवाई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान और इंडिया ने 3 पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिए थे। ये 3 बातें पॉजिटिव। आओ नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव क्या हुआ भाई? सबसे पहला नेगेटिविटी क्या थी बेनजीर की गवर्नमेंट में? कि बेनजीर आर्मी जो है वो बेनजीर को पसंद नहीं करती थी, ठीक है। लोगों को शक भी था कि ज़ियाउल हक साहब के प्लेन क्रैश में बेनजीर साहिबा का भी हाथ है, ठीक है ना, अमेरिका के साथ साथ बेनजीर का भी हाथ है। तो आर्मी ने क्या किया था भाई? सपोर्ट नहीं किया बेनजीर की गवर्नमेंट को, सपोर्ट नहीं करती थी आर्मी बेनजीर की गवर्नमेंट को, नंबर 1। यानी कि बीबी हैड टू फेस, बीबी's गवर्नमेंट हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम आर्मी। नंबर 2 क्या था? रिलीजियस कम्युनिटी आल्सो कंडेम वुमेन रूल इन पाकिस्तान। आपको तो पता ही है मौलवी हजरात जो पसंद नहीं करते औरतों का रूल करना, हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 50,000 उनको लेक्चर दिए जा चुके हैं, लेकिन वो वुमेन एम्पावरमेंट को समझ नहीं पाते बेसिकली। द थिंग इज कि इसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा कंडेम कर रहे थे कि भाई वुमेन रूल ऑफ पाकिस्तान, वुमेन रूल जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वही वाले भाई साहब ही हैं, जरा देखें, मैं इनके ऊपर ना टिक भी मार देता हूं थोड़ा सा ना, आपको आइडिया हो जाएगा किन की बात कर रहा हूं। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब से इन्होंने जो शादी करी थी कुछ अरसे पहले, वो उनके रंग दिखना शुरू हो गए। वो रंग क्या दिखना शुरू हो गया भाई? करप्शन ऑफ करप्शन बाय हर हस्बैंड। अब जाहिर सी बात है भाई, शौहर अगर करेगा करप्शन तो भाई बेनजीर का नाम तो खराब होगा ना, नहीं बेगम का नाम तो खराब होगा। बेटा अब आप लोगों की बेगम अगर करप्शन करती हैं तो नाम आपका खराब होगा, या अगर आपके हस्बैंड करप्शन करते हैं तो नाम आपका भी खराब होगा, साथ में तो नाम जाएगा भाई। ये होता है, यानी कि एक गलती करेगा दूसरे को उसकी भुगतनी पड़ती है। तो आसिफ अली जरदारी साहब करप्शन कर रहे थे, अब पता नहीं बेनजीर साहिबा कहां सो रही थी कि उनको पता ही नहीं था। तो करप्शन ऑफ आसिफ अली जरदारी जो है ये भी एक इशू था। साथ ही साथ कन्फ्रंटेशन अमंग सिंधीज एंड महाजर। महाजर का मतलब है बेटा यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग, ठीक है। सिंधी और महाजर की जो बात हो रही है, महाजर का मतलब होता है बेटा उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों के बीच ना बड़ा जबरदस्त किस्म का क्लैश स्टार्ट हो गया था, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे डिफरेंट इश्यूज को लेके, ठीक है। अपनी अपनी कम्युनिटी बेस्ड को लेकर इनके दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़े जो है वो इस टाइप के स्टार्ट हो गए थे। तो एमक्यूएम ने अपना अलायंस जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 1989 में तोड़ दिया था। एमक्यूएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत कर रही थी, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों की वजह से, सिंधी और महाजर कन्फ्रंटेशन की वजह से 1989 में एमक्यूएम ने अपना अलायंस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तोड़ दिया, ठीक है। फिर बीबी ऑल्सो हैड क्लैशेस विद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन था भाई? गुलाम इसाक खान। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट उसी वक्त अच्छी चल सकती है जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक ही पार्टी का हो, ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे की सुनेंगे। गुलाम इसाक खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो था नहीं, तो वो बेनजीर की क्यों सुनता, और बेनजीर उसकी नहीं सुनना चाहती थी। तो इन दोनों के दरमियान भी भाई लड़ाइयां शुरू हो गई। लड़ाई किस बात पे? मेन इशू जो था
वो था आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन, यानी कि आर्मी और जस्टिस की जो सिलेक्शन थी, उन दोनों की सिलेक्शन के ऊपर जो है इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़ाई हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका चुना हुआ आर्मी चीफ आएगा, जिसका चुना हुआ चीफ जस्टिस आएगा, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दोनों की लड़ाई जो है भैया इस बात पे भी हुई। उसके बाद जो एक समझ जाए कि इनकी हुकूमत में आखिरी कील था, जिसकी वजह से बेनजीर की हुकूमत को धक्का लगा या बेनजीर की पहली गवर्नमेंट खत्म हुई, उस चीज का नाम है बेटा पक्का किला मैसेकर। पक्का किला मैसेकर में क्या हुआ था, हैदराबाद के अंदर ये जगह है पक्का किला, भाई वहां पे 16 पुलिस वाले जो है वो पक्का किला के अंदर घुसे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है ना, ना इधर देखा ना उधर देखा, ठीक ठाक किस्म की फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 40 बच्चे और औरतें मरे। एक भी आदमी शामिल नहीं था उसमें, 40 औरतें और बच्चे जो है वो उसके अंदर आप समझ जाएं कि जाँ बहक हो गए। तो उसकी वजह से, और जब उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई तो वो सब के सब उर्दू स्पीकिंग निकले, वो सब के सब क्या निकले, उर्दू स्पीकिंग। तो एमक्यूएम ने ऑब्वियसली, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी को ही ब्लेम किया, पीपल्स पार्टी को ब्लेम किया, और पूरे आप समझ जाएं सिंध के अंदर वाइड स्प्रेड किस्म का जो है ना, आप समझ जाएं आउट क्राई क्रिएट कर दिया, एक तरीके से एहतजाज करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, बहुत सारे मसले स्टार्ट हो गए। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए गुलाम इसहाक खान साहब को भी मौका मिल गया, और उन्होंने 8 अमेंडमेंट की पावर को इस्तेमाल करते हुए बेनजीर की गवर्नमेंट को 1990 में डिसमिस कर दिया। 8 अमेंडमेंट प्रेसिडेंशियल पावर होती है कि वो जब चाहे हुकूमत खत्म कर सकता है। मैं आपको आगे और अमेंडमेंट, टोटल 18 अमेंडमेंट है, तो वो मैं अलग अलग आपको अलग अलग करके बताऊंगा। लेकिन उस जमाने में क्या हुआ, गुलाम इसहाक खान साहब ने बेनजीर की गवर्नमेंट को 1990 में 8 अमेंडमेंट को इस्तेमाल करते हुए, 8 अमेंडमेंट को इस्तेमाल करते हुए डिसमिस कर दिया, और इस तरीके से बेनजीर का फर्स्ट एरा जो है वो आप समझ जाएं कि भाई खत्म हो गया। ठीक है जी, बेनजीर का फर्स्ट एरा जो था।